Let me start the recording. Okay. So, do you have any problem from the previous lectures? Anything? किसी को भी कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है regarding the previous lecture? Nothing at all? अभी तो एक बार मैंने रिवाइज किया है मैम, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सा लग रहा है? और बिजनेस कॉमर्स बिजनेस और इंटर कोर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम था मुझे, What is it? लेकिन मैं एक और बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं बोलूँगा। ठीक है, आराम से पढ़ लो। कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना। And anyways, we shall be today dealing with interstate trade and commerce, Article 301 onwards to 305. तो शायद हो सकता है उसमें आपको और भी चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए, बट अब एनीवेज चीज़ें रिपीट नहीं होगी यहाँ पे बिकॉज दीज आर सम डिफरेंट आर्टिकल्स दैट विल बी डीलिंग विद। हम लोग 293 तक देख चुके हैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिलेशंस, तो आर्टिकल्स ही अलग है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम ऐसे कुछ था जो यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर पूछ लेना बाद में। ओके ओके मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? सुताप, यू वर नॉट देयर फॉर यस द प्रीवियस लेक्चर, तो आपने किया है क्या खुद से फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ नहीं लिया मैम, है? नहीं मैम, मैं घर नहीं था इसलिए मैम 2 दिन ओके के लिए बाहर गया था, इसलिए इतना कुछ नहीं कर पाया। मैम आपका वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा चैनल पर? एक दो दिन में हम करवा देंगे इसको। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Okay. Also, Saurabh, I have been thinking about you for 2 days now. उस दिन से sociology वाले दिन से you have been thinking to opt for sociology and things couldn't end up well, at least with respect to this Telegram channel. तो हम या सोच रहे थे आपके लिए कुछ करने के लिए। अन्वेषा, Yes, ma'am. आपने अपना ऑप्शनल चूज किया है क्या when it comes to UPSC? Yes, ma'am. What is it? मैं anthropology कर रही हूँ। Okay, you're already doing that. So Saurabh, I think you are the only one. आपका अभी तक या मतलब कुछ भी decided नहीं है, और is it that you have a little, at least a little tilt towards sociology? क्या सीन है मैम, आपका? यस टिल्ट है आपका यस मैम। या कुछ भी हाँ डिसाइडेड नहीं मैम, है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा तो मैंने खुद से थोड़ा भी झुकाव थोड़ा है। सा। ओके, या you are the only single person who is willing abhi for now to learn sociology. I can give you some time, no problem, but थोड़ा सा ना टाइमिंग्स का प्रॉब्लम आएगा, तो what time is suitable to you? हम जो टाइम जब भी बोले किसी दिन कोई और टाइम हाँ से रेगुलर टाइमिंग्स ना हो तो भी चलेगा? इज देयर अ प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ, चलेगा मैम, मुझे कोई बात नहीं। ओके, यू हैव एनीवेज बीन सीरियस विद जीएस, हम देख रहे हैं, प्लस उस दिन शो के लिए भी यू वर देयर, तो हमने सोचा यार आपके लिए करना चाहिए कुछ, बट देन आई कुडंट फाइंड अ वे, the best way possible for me अभी हमको लग रहा है कि ये हो सकता है कि whenever I am free, whenever I या feel कि हम कर सकते हैं तो हम आपको पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत ओके नहीं। मैम, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ठीक है, I'll get in touch with you. ओके मैम। मैम, हाँ अन्वेषा, अगर मतलब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यार, जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, आई विल ऑफ कोर्स हेल्प यू आउट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। श्योर। ठीक है, शैल वी बिगिन नाउ? यस मैम। ओके, सो हमने फाइनेंशियल रिलेशंस देखे थे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, जो कि आर्टिकल 268 से 293 तक दर्शाए गए हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 268 से 293 were the financial relations,
और उससे पहले हमने देखे थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो कि आर्टिकल 256 से 263 थे, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ये तो हमने नॉर्मली ये देखा था कि इस ब्रैकेट में है, ये चीजें आपको याद रखनी है, राइट। अब इनमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि 263 से पहले लेट अस लुक एट 261 आर्टिकल क्या है, 262 क्या है, ठीक है। एनीवेज हम इन दोनों की बात भी इस ब्रैकेट में कर चुके हैं, बट थोड़ा इसका यहाँ पे इलेबोरेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज नाउ वी विल बी टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट का मतलब इंटर स्टेट का रिलेशनशिप, ठीक है। और 293 के बाद फिर 301 से आज हम लोग देखेंगे, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। ओके ओके। सो 261 जब हमने किया था, हमने आपको ये नहीं बताया था कि 261 इज द आर्टिकल विच टॉक्स ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट, बट हम आपको फुल फेथ एंड क्रेडिट क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, ये बता चुके थे। नॉट नेसेसरी कि आप ये आर्टिकल नंबर भी याद रखो, जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि जो चीजें हम ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में पढ़ चुके थे, उन्हीं में के उसी ब्रैकेट में के कुछ आर्टिकल स्पेसिफिक किस तरह से क्या बातें कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, ये अभी हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, सो 261 फुल फेथ एंड क्रेडिट हम बहुत अच्छी तरह से समझा चुके थे। कोई बता पाएगा हमको क्या हमने सिखाया समझाया था? कोई बता पाएगा क्या? अन्वेषा, सुशांतो, आप लोग बताना चाहेंगे फुल फेथ एंड क्रेडिट जो हमने बताया तो इसका क्या मतलब हमने बोला था? सुशांतो, अन्वेषा, सौरभ, कोई भी आप लोग थे? इवन शुभजीत सरकार was there when I taught full faith and credit. शुभजीत, आप ट्राई करना चाहेंगे? मैम जब भी कोई स्टेट कोई लॉ बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे फुल फेथ देते हैं सब। हाँ, कोई भी लॉ, उसके अलावा पब्लिक एक्ट Sorry, इज व्हाट आई सेड, हाँ रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सेंटर की अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, कोई रिकॉर्ड होगा, कोई पब्लिक एक्ट होगा, तो वो भी पूरे देश में फुल फेथ एंड क्रेडिट होल्ड करेगा। स्टेट का कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई रिकॉर्ड, कोई पब्लिक एक्ट होगा तो वो भी पूरे देश में फुल फेथ एंड क्रेडिट होल्ड करेगा। यस, also you need to learn here that it would be the parliament which by law would determine the manner in which and the conditions under which such acts, such records, such judicial proceedings are to be proved and इनका किस प्रकार से इफेक्ट होगा थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, कौन बताएगा ये बात? पार्लियामेंट बताएगी। कैसे बताएगी? एक लॉ लाके बताएगी कि इन चीजों का इफेक्ट किस तरह से होगा, द मैनर इन विच दीज थिंग्स शुड बी गिवन फुल फेथ and credit throughout the country and the conditions under which these will be proved or are effectuated throughout the country. ठीक है, now जब हमने ये बात की कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है? कोर्ट्स जो भी अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, कोई जजमेंट्स देते हैं, है ना, या कोई ऑर्डर होता है। ठीक है,
तो स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ये बात ध्यान रखना कि ये जो वर्डिक्ट, ये जो जजमेंट, ये जो ऑर्डर कोर्ट्स के होते हैं, these can be related to different cases, either civil case और criminal case। इसी प्रकार के दो केसेस चलेंगे, दो प्रकार के केसेस चल सकते हैं किसी भी कोर्ट में, राइट? तो जब सिविल जजमेंट या कोई सिविल केस हो रहा है और उसका कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, वहां पे अगर कोई जजमेंट, कोई वर्डिक्ट, कोई ऑर्डर निकाला जाता है, तो दिस रूल कि ये फुल फेथ एंड क्रेडिट होल्ड करेगा विल अप्लाई टू द सिविल जजमेंट्स, ठीक है? बट दिस रूल कि फुल फेथ एंड क्रेडिट मिलेगा टू द क्रिमिनल जजमेंट्स, ऐसा नहीं होगा। इट विल नॉट अप्लाई, दिस रूल वोंट अप्लाई टू क्रिमिनल जजमेंट्स, ठीक है? मतलब कोर्ट ने अगर कोई सिविल डिसीजन सुनाया है तो वो सिविल डिसीजन इज द सिविल डिसीजन इज केपेबल of being executed, capable of being executed throughout the country, anywhere within India. But criminal decision के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते, not necessarily applicable of being executed throughout the country, ठीक है? मतलब एग्जाम्पल से बताते हैं। मतलब सिविल केस मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स रिलेटेड केस है, उस पे अगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट मान लो, कोई जजमेंट दिया है, कोई वर्डिक्ट दिया है, तो इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया, कहीं पे भी, एनीवेयर विद इन इंडिया। मतलब ये हुआ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इट इज होल्डिंग फुल फेथ एंड क्रेडिट थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है? बट कोई क्रिमिनल केस है, फॉर एग्जाम्पल टेक अ रेप केस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि रेपिस्ट को फांसी दी जाए, उसको कैपिटल पनिशमेंट के लिए बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि थ्रू आउट द कंट्री अगली बार जब भी कभी रेप केस होता है तो कैपिटल पनिशमेंट ही सुना दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केस में ऐसा सुना चुका है, इसलिए हम भी सुना दे रहे हैं, और अब इसलिए नए जुडिशियल प्रोसीडिंग की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का जुडिशियल प्रोसीडिंग पहले आ चुका है, इसके ऊपर डिसीजन ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है और वही डिसीजन आज भी हम होल्ड कर रहे हैं, एंड thus that particular decision is holding full faith and credit throughout the country। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्रिमिनल जजमेंट है, क्रिमिनल केस के ऊपर सुनाया हुआ जजमेंट है, उसके लिए ये रूल फुल फेथ एंड क्रेडिट वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल सिविल जजमेंट्स के लिए अप्लाई होता है। ओके, समझा? हाँ मैम, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. So this was Article 261. ठीक है? Now let us move to Article 262. It talks of interstate water dispute. अगर कोई रिवर है जो दो स्टेट से गुजर रही है, तो उसके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेट्स में आपस में कैसे होगा, उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात की यहाँ पे कोशिश की गई है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। कैसे? दिस आर्टिकल सेज कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये डिटरमाइन करेगी कि अगर इस तरह का कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कंप्लेन करता है एक स्टेट की पानी को लेकर के कि
कोई दूसरा स्टेट ज़्यादा पानी ले रहा है, या पानी रोक दे रहा है अपने स्टेट में, हमारे यहाँ तक आने ही नहीं दे रहा है उस रिवर का पानी, या फिर उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा है, जबकि हमारे स्टेट में तो पीने की भी किल्लत है, ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिल पा रहा है, और वहां पे दूसरा स्टेट पता नहीं और बहुत सारी चीजें कर रहा है उसी पानी से। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, with respect to the distribution, and with respect to the control of water of any interstate river, इस चीज के लिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कंप्लेंट आती है तो वो कौन करेगा, उसका एडजुडिकेशन पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगी कि कौन करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं करेगी, खुद नहीं करेगी, पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगी कि कौन करेगा इसका एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब, एडजुडिकेशन मतलब जज कौन होगा, आर्बिट्रेशन कौन करेगा, इसका सुलह रेजोल्यूशन कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये बताएगा कौन, पार्लियामेंट। कैसे बताएगा, बाय लॉ। ओके, पार्लियामेंट बाय लॉ provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to use, distribution and control of waters of any interstate river and river valley। ठीक है, और इसी आर्टिकल में 262 में ही ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये ऐसे भी बोल सकता है। अब सोचो, पहले सोचो कि जब यहाँ पे बोला गया कि पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगा कि कौन एडजुडिकेट कर रहा होगा, तो जनरली अपने दिमाग में आता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही बोलेगा पार्लियामेंट, क्योंकि इंटरस्टेट, दो स्टेट्स के बीच की बात है। हम लोग तो ये भी देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो सेंटर और स्टेट का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मसला होता है, तो उस पर भी एडजुडिकेट करता है। तो अगर दो स्टेट्स के बीच की बात है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा ना, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर हमको ऐसे भी लगेगा कि शायद हाई कोर्ट को दे दिया होगा पार्लियामेंट ने या एडजुडिकेशन का पावर, कि भाई इन दोनों में से जो भी एक स्टेट का हाई कोर्ट, किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट इसके ऊपर एडजुडिकेट करेगा, ऐसे हम लोग मान सकते हैं, है ना। बट इसी आर्टिकल में ये बताया गया है 262 में ही कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी या किसी और एनी अदर कोर्ट को भी, क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं हम, या तो बोल ले या तो लिख ले, किसी और कोर्ट को भी पार्लियामेंट ये बात के लिए मनाही कर सकती है टू एक्सरसाइज देयर मतलब किसका, सुप्रीम कोर्ट या किसी अदर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्प्यूट, उसके लिए मनाही कर सकती है। Parliament may also provide that neither Supreme Court nor any other court should exercise its jurisdiction in respect to these complaints or such disputes। ठीक है, मतलब अब ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के ऊपर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को दे या चाहे ना भी दे, चाहे वो किसी और हाई कोर्ट को दे, किसी और अन्य कोर्ट को, अदर कोर्ट को दे, या चाहे ना भी दे, पूरी तरह से दिस इज अ पावर गिवन टू द पार्लियामेंट कि एडजुडिकेशन कौन करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, फिर पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, बाय लॉ करना था इनको इस बात का रेजोल्यूशन कि कौन एडजुडिकेट करने वाला है, तो इन्होंने निकाल दिया लॉ। कौन सा, रिवर बोर्ड्स एक्ट एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, दोनों भी 1956 में ये दोनों एक्ट पार्लियामेंट ने लाई। ठीक है, रिवर बोर्ड्स एक्ट के हिसाब से एक रिवर बोर्ड का गठन होगा, एस्टैब्लिशमेंट होगा, इसको सेटअप किया जाएगा, बैठाया जाएगा।
कौन बैठाएगा? बाय द सेंटर। कब बैठाएगा ये सेंटर? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स। स्टेट जब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमारे लिए सेंटर कुछ करे। क्या करे? कि एक इस तरह का इंडिपेंडेंट रिवर बोर्ड का गठन करे, एस्टैब्लिशमेंट करे, ताकि हम अपने झगड़ों से निजात पा सके। ये रिवर बोर्ड जो है ये बताएगा कि कैसे कौन सही है कौन गलत है, और उस हिसाब से हमारे झगड़े रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स such a river board would be established by the center for regulation and development of interstate river and river valley। केवल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का काम नहीं होगा इसका रिवर बोर्ड का, बल्कि रेगुलेट भी करेगा वो, और डेवलपमेंट के लिए भी रिकमेंडेशन देगा। किसके रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम? उस इंटर वाटर रिवर की एंड रिवर वैली की। ठीक है, ओके ओके मैम। 1956 में ये एक्ट आया था, बट आज तक कोई भी बोर्ड सेटअप नहीं हो पाया है। नो सच बोर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टिल डेट। ठीक है, नाउ अब ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो कि अगेन 56 में आया, ये क्या कहता है? दिस ऑल्सो एम्पावर्स द सेंटर फॉर व्हाट? रिवर बोर्ड बनाने के लिए नहीं, बिकॉज इसके लिए एक अलग एक्ट है। दिस एम्पावर्स द सेंटर टू सेट अप एन एड हॉक ट्राइब्यूनल। एड हॉक ट्राइब्यूनल क्या होता है? एड हॉक ट्राइब्यूनल का मतलब ये होता है कि कोर्ट की तरह एक बॉडी होती है जो दो डिस्प्यूट्स, जो भी पार्टीज होती है जिसके बीच डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनके बीच सामंजस्य बैठाने के लिए, लाइक आर्बिट्रेशन वी कैन से, काम करती है ट्राइब्यूनल। और उसका ट्राइब्यूनल का जो निर्णय होता है, द डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ दीज पार्टीज। दोनों को भी वो निर्णय मानना होता है। दिस इज अ ट्राइब्यूनल। ठीक है, एड हॉक ट्राइब्यूनल क्या होता है? जो स्पेसिफिकली केवल इसी काम के लिए, इतने ही पर्पस के लिए बैठा है। जिस दिन इन दोनों पार्टीज को इस ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन सुना दिया, इन दोनों पार्टीज ने वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया, इस ट्राइब्यूनल का काम खत्म, वो डिसॉल्व हो जाएगा, ये चला जाएगा। इसको कहते हैं एड हॉक ट्राइब्यूनल, जो केवल उस पर्टिकुलर काम के लिए ही बैठाया जाता है। ओके, तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ने सेंटर को एम्पावर किया टू सेट अप एन एड हॉक ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, दो स्टेट्स के या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई इस तरह से झगड़े टंटे, कोई प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल आएगा, एड हॉक ट्राइब्यूनल बैठेगा, अपना निर्णय सुनाएगा, सारी पार्टीज को वो बाइंडिंग होगा, इसका काम खत्म, ये चला जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस एक्ट में ही ये बात भी लिखी हुई है कि जब इस तरह का एड हॉक ट्राइब्यूनल बैठेगा, जब मतलब जिस कारण के लिए ये वो कारण था जिसके लिए हमने बैठाया है ट्राइब्यूनल, और हमने अभी बताया कि ट्राइब्यूनल का हर डिसीजन जो है वो सारी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। तो अगर कोई इस तरह का निर्णय सुना रहा है जो कि पार्टीज, क्योंकि अगर पार्टीज इस ट्राइब्यूनल के पास अगर गई है कि भाई हमारा रिजॉल्व करके दो, तो सीधी बात है कि वो जो भी निर्णय सुनाएगा उससे सहमति जताएंगे ही, सहमत होंगे ही, है ना। और ट्राइब्यूनल की तरफ से भी दैट डिसीजन इज ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, तो इसका मतलब इनका यहाँ पे झगड़ा खत्म हो जाएगा, है ना।
इसीलिए इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि नो कोर्ट should have any jurisdiction over such disputes then. कोई दूसरा कोर्ट इस डिस्प्यूट के ऊपर किसी प्रकार का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सरसाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये एडहॉक ट्राइब्यूनल का काम है भाई। ट्राइब्यूनल बैठा ही इसलिए था, आया, अपना काम किया, बाइंडिंग डिसीजन सुनाया, ये डिसीजन सारी पार्टीज को मान्य भी है। अब आपके जुरिस्डिक्शन का क्या जरूरत है? और अगर आपकी जुरिस्डिक्शन का जरूरत होता तो फिर ये क्यों आया था फालतू टाइम पास करने? तो पार्टीज को भी अब पता है कि नो कोर्ट विल हैव एनी जुरिस्डिक्शन ओवर दिस डिस्प्यूट। जो ट्राइब्यूनल बोलेगा वही हमको मान्य करना भी पड़ेगा। इसीलिए इसी तरीके से ये चीज यहीं पे रिजॉल्व हो जाती है। तो इस एक्ट में ही कहा गया है कि नो कोर्ट shall have any jurisdiction with respect to such dispute. ठीक है, क्लियर है? यस हाँ मैम। ओके, तो ये हो गया इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट। रिवर वाटर डिस्प्यूट जब होगा तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए प्रोविजंस कौन बनाएगा? प्रोविजंस पार्लियामेंट बनाएगी बाय लॉ। पार्लियामेंट ने 2 लॉ दे दिए, उन लॉ के दोनों के हमने प्रोविजंस देख लिए। ठीक है, इस तरह से आपका रिवर वाटर डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 स्टेट्स के बीच में जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिवर वाटर डिस्प्यूट ही हो, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। उन बाकी डिस्प्यूट्स को किस तरह से हैंडल किया जाएगा? उन बाकी डिस्प्यूट्स के लिए हमारे पास है इंटरस्टेट काउंसिल। डिस्प्यूट मतलब केवल डिस्प्यूट नहीं, इंटरस्टेट काउंसिल अभी हमने यहाँ पे भी देखा था। इट ऑल्सो टॉक्स ऑफ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर एंड रिवर वैली। केवल डिस्प्यूट ही तो रेजोल्व नहीं करता है, डेवलपमेंट भी तो करवाना होगा दोनों स्टेट का आपस में मिलके साथ साथ में। हाँ, तो उसी तरह से बाकी चीजों के लिए रिवर वाटर को छोड़ के बाकी चीजों का जब रेगुलेशन, डेवलपमेंट और डिस्प्यूट और बाकी जो भी सारी चीजें, सारे फंक्शंस होंगे, वो कौन कर रहा होगा? इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, एंड दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 263। 62 देखा हमने, दिस इज नाउ 63। 61 spoke of full faith and credit. 62 spoke of interstate river water dispute. 63 speaks of interstate council. ठीक है, क्या पर्पस दिया गया है इस आर्टिकल में इस इंटरस्टेट काउंसिल के लिए? पहली बात तो हमको ये बताओ, आप लोगों को याद है कि नहीं कि हमने इंटरस्टेट काउंसिल ये वर्ड पहले भी देखा है, सुना है, पढ़ा है? हाँ मैम। कहाँ पढ़ा है? रिकमेंडेशन बाय सरकारी एग्जैक्टली, यस। बाकी और लोगों को भी याद है चीजें? शुभजीत सरकार, आपको याद है? आपको याद नहीं है? कल देखा था हमने सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन देखे थे, उसमें बताया था इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश करने के लिए सौरभ, हाँ मैम। आपने बोला सरकारिया कमीशन ने बोला था। गलत बोला क्या? हाँ, एआरसी ने बोला था। बिकॉज सोचो, आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज एंड देयरफॉर आई वांटेड टू लुक इट अप। देखा अभी हमने, मैम दोनों ने बोला है, मतलब सरकारिया कमीशन एंड एआरसी दोनों ने बोला है। एआरसी, हाँ ठीक है, अब ओके, हाँ, सरकारिया कमीशन ने उसके परमानेंट होने के लिए बोला है, इसको परमानेंट
स्टाइल में इसका नेचर परमानेंट होना चाहिए बोला है। हाँ ओके ओके ठीक है, I was a little confused. I looked it up. It was also spoken of in by ARC. Administrative reforms. This is a type of administration ना। इंटरस्टेट काउंसिल क्या काम कर रही होगी? एडमिनिस्ट्रेशन दो स्टेट्स के बीच में स्मूथ चले उसके लिए काम कर रही होगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम हुआ ना, एआरसी हुआ ना सौरभ, ये हाँ मैम, एआरसी बट नहीं। हाँ सर सरकारिया ने भी सरकारिया सरकारिया में बोला था, ठीक है। आई हैड दिस ओन अलोन इन माइंड, सरकारिया हम भूल गए थे, बट यस यू आर करेक्ट ऑल्सो। बट एआरसी ने भी बोला था, ये भी याद रखिए। अभी हम भूल जाएंगे तो ओके चलेगा भाई, हमको एग्जाम नहीं लिखनी है, आपको लिखना है। हाँ 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 यार ओके ओके मैम। ठीक है। सो इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई थी। आर्टिकल 263 से हमको ये जानकारी मिलती है कि ये बताता है आपको स्टेट्स के बीच का एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलने के लिए कि इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 263 के हिसाब से फिर हमने बैठाया इंटरस्टेट काउंसिल। क्या पर्पस होगा इस काउंसिल का? टू ब्रिंग इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड, मतलब स्टेट के बीच में, एज वेल एज सेंटर एंड स्टेट के बीच में, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल ऐसा मत समझना कि केवल स्टेट, ये याद रहे, ये ध्यान रहे कि ये सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशन की भी बात करता है, कोऑर्डिनेशन की भी बात करता है, ठीक है। ओके ओके मैम। तो अब आपको पता है कि क्योंकि ये सेंटर स्टेट के रिलेशन की बात करता है, इसमें प्रेसिडेंट का रोल बहुत अहम हो जाएगा। अब इतना तो लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, यस हाँ कि ना? क्योंकि सेंटर भी इन्वॉल्व है, केवल दो स्टेट्स ही इन्वॉल्व नहीं है, सेंटर भी इन्वॉल्व है। तो सेंटर सारी चीजें अपने हिसाब से अपने फेवर में ना कर ले, स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, एक इक्वालिटी का भाव हो और दोनों शुड बी ऑन द सेम पेज। ये फिर कौन देखेगा? प्रेसिडेंट देख रहा होगा। तो अगर इतना चीज समझ आती है तो आप लोगों को इस बात से ये लॉजिकल लगेगा कि फिर इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप कौन करेगा? इट विल बी सेटअप बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ओनली, ठीक है। दिस इंटरस्टेट काउंसिल पहली बार 1990 में सेटअप की गई थी। एंड एज सौरभ सेड, सबसे पहले हमने इसको कहाँ पे देखा था? सरकारिया कमीशन में। एआरसी तो बाद में आया है। तो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग वीपी सिंह गवर्नमेंट बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। और थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमको बताओ ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता होगा? विच मिनिस्ट्री? एग्जैक्टली, होम अफेयर्स, एमएचए के अंडर में आता है ये। सो वी सी कि ये सेटअप कौन करता है? प्रेसिडेंट एस्टैब्लिशेस दिस। मतलब इसकी जो ड्यूटी होगी, ये काम क्या कर रहा होगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड
होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बाय ऑर्गेनाइजेशन आई मीन स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये क्या प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा होगा ड्यूरिंग इट्स फंक्शनिंग, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ओके, प्रेसिडेंट सेटअप कर रहा है का मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा ये सारी चीजें। ठीक है, यस मैम। ना इसके फंक्शंस क्या क्या है, प्रेसिडेंट ने जब पहली बार इसको बैठाया होगा कुछ फंक्शंस डिटरमिन कर दिए होंगे, आउटलाइन कर दिए होंगे, तो व्हाट आर द फंक्शंस दैट इट हैज, ये इंक्वायर एंड एडवाइस दोनों कर सकता है व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। क्या करता है इंटरस्टेट डिस्प्यूट के लिए, इंक्वायर भी करता है और इंक्वायरी करने के बाद इनको एडवाइस भी देता है। और इसका ये वाला जो रोल है, दिस रोल इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि सेंट्रल स्टेट के बीच के रिश्ते सुप्रीम कोर्ट उस पर एडजुडिकेट करता है। ये आर्टिकल 131 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई, इसकी कॉम्प्लीमेंटरी ये चीज दी गई है इंटरस्टेट काउंसिल को, कि इसके अलावा ये तो है ही, इट इज देयर, बट आप फिर कर सकते हैं एंड योर पावर विल बी कॉम्प्लीमेंटरी टू सुप्रीम कोर्ट्स पावर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है, वो तो नहीं छीन सकते, वो तो इट इज देयर। और आपका तो बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बन रहा है, तो आप भी करो, प्रेसिडेंट ने बोला है तो करो, ठीक है, बट इट विल बी, योर पावर विल बी कॉम्प्लीमेंटरी टू सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इट ऑल्सो कैन इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन का भी पावर दिया गया है with respect to the disputes between center and states। मतलब एक तरफ सेंटर है और एक तरफ स्टेट या स्टेट्स है, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स एक तरफ है और सेंटर, इनके बीच अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो इट कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड discuss the subjects in which these people are interested। These मतलब कौन, center and state। ठीक है, it can also recommend on any matter for better coordination of पॉलिसी एंड एक्शन। कोई स्टेट में मान लो पॉलिसीज चल रही है, अगर एक स्टेट में कोई एक पॉलिसी है और सिमिलर सी कोई दूसरे स्टेट में भी है, तो इट कैन ऑल्सो रेकमेंड कि आप दोनों अपनी पॉलिसीज एक जैसे अलाइन कर लो, या फिर नहीं आप दोनों की सेम ही है बट आप लोगों के सर्कमस्टांसेस अलग है, तो आप लोगों को अपनी पॉलिसीज अलग अलग डिजाइन करनी चाहिए। ये कौन बताता है, इंटरस्टेट काउंसिल बताता है, रेकमेंड करता है, केवल उनको मानना ना मानना स्टेट्स के ऊपर है, रेकमेंड करता है। ठीक है, क्लियर है इसके फंक्शन से, काम क्या क्या काम करता है। तो हमने क्या देखा, एडवाइस दे रहा है। एडवाइस हमने बोला, जब हमने ट्राइब्यूनल की बात की थी तब हमने आपको बताया था कि इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, ट्राइब्यूनल का डिसीजन। यहाँ पे एडवाइस, कोई भी एडवाइस कभी बाइंडिंग नहीं होती, इंटरस्टेट काउंसिल का काम है एडवाइस देना, इंटरस्टेट काउंसिल का काम है रेकमेंड करना। ठीक है, सो व्हाट डू वी नो कि इंटरस्टेट काउंसिल के डिसीजंस आर
नॉन बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, नॉन बाइंडिंग होता है किसी के भी लिए। जरूरी नहीं है कि इंटरस्टेट काउंसिल ने बोला है तो मतलब वो चीज इसको या इसको करनी ही पड़ेगी। नॉन बाइंडिंग है डिसीजंस। मतलब क्या होता है, क्या देखा हमने कि इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, इट इज अ प्योरली एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, याद रखना। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कुछ तो इसके पास पावर्स होंगे, केवल एडवाइस देखिए थोड़ी निकल जाएगी, हो सकता है बाइंडिंग हो, आपको ऐसे लग सकता है। बट अंडरस्टैंड कि भले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाई गई है एंड ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको खुद बना रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 263 बोला है कि आप अपने हिसाब से इस तरह की कोई बॉडी बना सकते हैं, और हमने इसको फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाया है एंड देयरफॉर इसका जुरिस्डिक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये एक प्योरली एडवाइजरी बॉडी है, याद रखना। ठीक है, ओके मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, ना इसका कंपोजिशन कैसे होता है? इसमें कंपोजिशन मतलब कौन कौन लोग होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब ये बनाया कैसे जाता है, इसको कहते हैं कंपोजिशन। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ, एक चेयरमैन होगा, बाकी नीचे मेंबर्स होंगे। तो जो चेयरमैन होता है वो हमेशा पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त होगा वो इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, मेंबर्स कौन होंगे? सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स के लिए है, तो सारे स्टेट के सीएम इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा सीएम हमारे यहाँ कहाँ पर होते हैं? दिल्ली में सीएम होता है, बट दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, मतलब पहले इट इज यूटी हैविंग अ लेजिस्लेचर, यहाँ पे भी हमारे पास सीएम होते हैं, तो वो सारे सीएम भी ऑफ ऑल द यूटीज हैविंग लेजिस्लेचर, ये सारे सीएम इसके मेंबर होते हैं। अब बाकी जो यूटीज होती है जहां पे लेजिस्लेचर नहीं होता है, नॉट हैविंग लेजिस्लेचर, वहां पे क्या होता है? वहां पे सीएम नहीं होते, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं सारे यूटीज के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। ओके, इसके अलावा मान लो कि अगर कोई स्टेट, जब यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई इस तरह की सिचुएशन में हो, कोई स्टेट इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे उस स्टेट पे प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया हो। ऐसे में जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है किसी स्टेट में, उस समय हमने आपको पहले ही बताया है इस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के कंट्रोल में चला जाता है। सेंटर के कंट्रोल मतलब प्रेसिडेंट के कंट्रोल में चला जाता है, और यहाँ के जो सीएम एंड गवर्नर होते हैं वो, मतलब सीएम और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको काम नहीं करने दिया जाता, डिसॉल्व नहीं किया जाता, दे आर स्टिल देयर, दे आर नॉट सस्पेंडेड, बट उसका कार्यभार कौन संभाल रहा होता है? प्रेसिडेंट का एजेंट जो होता है गवर्नर, वो संभाल रहा होता है ना। तो ऐसा कोई स्टेट जो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में हो,
उसका जो गवर्नर होता है वो गवर्नर भी यहाँ पे इसका इंटरस्टेट काउंसिल का मेंबर होता है। ओके, सारे Only in terms of presidency. हाँ, सारे स्टेट के सारे गवर्नर नहीं होते। और नहीं बोला हमने, सारे स्टेट के सारे गवर्नर नहीं होते हैं मेंबर्स। गवर्नर अगर किसी स्टेट का इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर है, इसका मतलब आंख मूंद के ये बात समझ लो कि शायद मतलब आंख मूंद के जब हम बोल रहे हैं तो शायद की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उस स्टेट का गवर्नर अगर इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर है तो मतलब वो स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर में है, ये समझ लेना है आंख मूंद के। ठीक है, अदरवाइज गवर्नर इसका मेंबर नहीं होता है। अगर गवर्नर मेंबर है इसका मतलब वो स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर में है फिलहाल। ठीक है, ऐसा क्यों है आपको समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या थोड़ा कुछ? यस मैम, उस स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो गवर्नर रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीएम है ना, ये तो यूटी का हो गया, ये ऑल स्टेट्स, यहाँ पे ये वाला सीएम है ना इस स्टेट का भी। प्रेसिडेंट रूल है ना, तो सीएम तो नहीं होगा ना प्रेसिडेंट। हाँ, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कार्यभार नहीं संभाल रहे होते हैं। वहां पे कौन संभाल रहा होता है? प्रेसिडेंट का एजेंट जो गवर्नर होता है या प्रेसिडेंट खुद होता है, या मतलब द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द स्टेट गोज टू सेंटर। तो मतलब यहाँ पे जो सीएम है इसका कोई रोल नहीं रह जाता, इसलिए फिर यहाँ पे भी उस वाले स्टेट का, पर्टिकुलरली उस स्टेट का हम बोल रहे हैं, उस स्टेट का जो सीएम होगा उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं रह जाएगा, रोल किसका आएगा? गवर्नर का है। इसलिए यहाँ पे उस स्टेट का गवर्नर उस दौरान जब प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है उस दौरान आता है। ठीक है, समझा? यस मैम। इसके अलावा इसके मेंबर्स होते हैं कोई 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे इनमें एक तो होम मिनिस्टर हो गई होगा, क्योंकि वी हैव सीन ये किसके अंडर आ रही है बॉडी? होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो होम मिनिस्टर एक होता है। उसके अलावा जो बचे हुए 5 होते हैं इन 6 में से, दोज विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट किसका होता है? कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर का होता है ना। तो अगर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको डालने हैं तो उस कैबिनेट का हेड अगर पीएम है तो कौन नॉमिनेट करेगा? कौन बताएगा कि कौन से मिनिस्टर्स जाएंगे इस कैबिनेट से यहाँ पे मेंबर बनने के लिए? पीएम बताएगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इसके अलावा 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग एन इंडिपेंडेंट चार्ज इनको बोलते हैं। ये लोग भी होते हैं विच आर अगेन नॉमिनेटेड बाय द पीएम। बट ये जो 5 लोग हैं दे आर परमानेंट इनवाइटीज, इनको इनवाइट किया जाता है। दीज आर परमानेंट इनवाइटीज। परमानेंट मतलब हमेशा 5 लोग तो बुलाए ही जाएंगे फ्रॉम द having the cabinet rank, या अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग एन इंडिपेंडेंट चार्ज, तो उनको 5 लोग ऐसे हैं जिनको बुलाया जाए, इनवाइट। ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। कैसे, क्यों मेंबर्स इस तरह से है ये समझ में आया? होम मिनिस्टर अगर है तो क्यों है? कैबिनेट मिनिस्टर है तो उनको कौन नॉमिनेट कर रहे हैं? ये जो मिनिस्टर्स हैविंग कैबिनेट रैंक है इनको पीएम नॉमिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ कोर्स ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स है, तो इसका भी हेड कौन होता है? पीएम हो जाता है। ठीक है, गवर्नर आ रहा है तो क्यों गवर्नर आ रहा है, कौन सी स्टेट का गवर्नर आ रहा है, और बाकी फिर हमको पता ही है सारे स्टेट और सारे यूटीज के जो हेड होंगे, हेड मतलब
सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर वो आएंगे। ठीक है, समझा? क्लियर है? यस मैम। सबको समझ में आया ना? रीजनिंग समझ में आया ना? लॉजिक? हाँ, हाँ मैम, यस मैम। यस मैम। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये समझ में आना जरूरी है। बाकी अगर क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आएगा तो आप बुक पढ़ोगे तो रिवाइज करने से क्या वाली चीजें आपको अच्छे से हो जाएगी क्लियर बाद में। बट ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचना, ध्यान देना। ठीक है? नाउ इस इंटरस्टेट काउंसिल को एटलीस्ट 3 बार इन अ ईयर मीट करने के लिए कहा गया है। कहा गया है मतलब इट इज प्रपोज्ड टू मीट। प्रपोज करना मतलब समझते हैं आप लोग? प्रपोज करना मतलब समझते हैं हाँ मैम। क्या? किसी को फूल देना और बोलना विल यू मैरी मी, है ना? सौरभ? नहीं नहीं नहीं? अरे ये तो होता है प्रपोजल। दिस इज, ये तो प्रपोज है ना? प्रपोज का क्या? एक्सेप्ट करना या ना करना स्टेट के पास होता है ना। हाँ, प्रपोज का मतलब ये होता है कि अभी जैसे कि हमने सौरभ को प्रपोज किया थोड़ा देर पहले। क्या प्रपोज किया कि हम आपको सोशल पढ़ाएंगे। आई प्रपोज टू हिम। वो मानते हैं या नहीं मानते हैं वो उसका मैटर है। ठीक है? अगर वो हाँ बोलता है, अगर वो ना बोलता है, दैट रिमेन्स विथ हिम। हम प्रपोज कर सकते हैं। तो इस काउंसिल को एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर मीट करने के लिए प्रपोज किया गया है इन दिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो इसको स्टैब्लिश करता है, जिसको सेटअप करता है। ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे ये समझना प्रपोजिशन है ये। जरूरी नहीं है कि ये लोग 3 बार एक साल में मिल ही रहे होंगे। अगर आपको ये पूछा जाए कि इंटरस्टेट काउंसिल कितनी बार मिलता है, आपका आंसर ये होगा पता नहीं। अगर क्वेश्चन ये है कि इनको कितनी बार मिलने के लिए प्रपोज किया गया है, तब आंसर होगा 3 बार साल में। ठीक है? ओके मैम। और इनकी मीटिंग्स में क्या होता है? एवरी डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंसस। ठीक है? हर डिसीजन कंसेंसस से लिया जाता है। क्यों कंसेंसस से लेंगे समझ में आता है? क्यों कंसेंसस से लेंगे डिसीजन? वरना मैं मतलब कंसेंसस नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी तो प्रॉपर्ली नहीं होगा कोई। हाँ नहीं, दैट इज देयर बट बिकॉज डिफरेंट पार्टीज आर इन्वॉल्व। हाँ, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व है और स्टेट का एक अलग लेवल होता है और सेंटर का अलग लेवल होता है। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति अपर हैंड ना ले ले, मतलब सेंटर अपनी मनमानी ना चलाने लग जाए, स्टेट्स को कुछ समझे नहीं जुमाने नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सब लोग मिल के जो बोलेंगे उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस सारे निर्णय लिए जाते हैं, ताकि एवरीवन विल बी केप्ट सैटिस्फाइड। यहाँ पे सारी यूटीज भी है ना? तो सबको सेटिस्फाई रखने के लिए कंसेंसस से निर्णय होते हैं। ओके? क्योंकि ये भी बात समझो कि यहाँ पे पीएम नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर्स को। तो ये हो सकता है कि सेंटर वहां पे पावरफुल हो जाए, क्योंकि आपके 6 मिनिस्टर्स सेंटर के आ रहे हैं प्लस 5 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स और हैविंग कैबिनेट रैंक्स सेंटर से आ रहे हैं। और भाई हमारा तो स्टेट का बस एक सीएम ही है, एक अकेला व्यक्ति है ना? यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर
समझ आ रहा है आपको? थोड़ा सा बिगड़ रहा है, एंड इट इज फेवरिंग द सेंटर. यस, यस मैम. यस मैम. समझ में आ रहा है ना हम जो चीजें बोल रहे हैं? समझती है ना आपको? हाँ मैम. ऐसा तो नहीं है कि हम कोई दूसरे लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपको समझ में ना आए. नहीं हाँ, मैम, स्वाद I try to stick to only such language जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके, बात कर चुके हैं. कोई नए वर्ड्स इसलिए हम इस्तेमाल एनीवेज नहीं करते. बट कभी कभी कुछ, अभी जैसे हमने यहाँ पे बोला बैलेंस ऑफ पावर, आपको समझ में आया ना? आई होप इतना चीजें तो समझती होंगी, हाँ मैम. यस है ना? मैम. यस ओके, मैम. ठीक है. ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज 1990 में सबसे पहली बार ये इंटरस्टेट काउंसिल फर्स्ट टाइम, वीपी सिंह, हमने आपको बताया वीपी सिंह गवर्नमेंट की ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम इसको सेटअप किया गया. ठीक है. 1991 में इसका सेक्रेटेरिएट सेटअप हुआ. ओके. और 1996 में एक स्टैंडिंग कमिटी for the smooth working of this council सेटअप हुआ. स्टैंडिंग कमिटी मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं समझते? स्टैंडिंग कमिटी का मतलब ये होता है कि वो हमेशा, इट इज स्टैंडिंग देयर, वो हमेशा वहां पे है. आपको जब मन करे तब आप उसके पास जाओ, अपनी समस्या का समाधान लेके चले आओ. ठीक है. फॉर अ कंटिन्यूअस कंसल्टेशन, जब आपको मन करे, इट इज देयर कंटिन्यूअसली. आपको जब मन करे जाओ, अपनी समस्या का समाधान लेके चले. फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल. 1996 में पहली बार इस स्टैंडिंग कमेटी को सेटअप किया गया. ठीक है. इस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं? एक तो यूनियन होम मिनिस्टर होता है, जो कि इसका चेयरमैन होता है. इसका चेयरमैन कौन होता है? इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन इज द पीएम. प्राइम मिनिस्टर. PM. बट इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर. यहाँ पे होम मिनिस्टर इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स इन द इंटरस्टेट काउंसिल एज अ मेंबर. बट यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी में होम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और 9 सीएम्स होते हैं. 9 सीएम यहाँ पे होते हैं. ठीक है. 9 सीएम मतलब आप समझ सकते हैं 9 होते हैं. जब जब जिसको जरूरत पड़ती होती है उस हिसाब से निर्णय सुनाए जा सकते हैं. सीएम इज देयर. ठीक है. दिस काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, is assisted by this interstate secretariat, जिसको हेड कौन करता है? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. ये सेक्रेटरी, आपको समझ में आ गया कि इंटरस्टेट काउंसिल एक होती है. स्टैंडिंग कमिटी इसका काम करने के लिए कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स के लिए होती है. हमने आपको 91 में एक सेक्रेटरीट सेटअप हुआ तो वो भी बताया. अभी आपको बता दिया ये काउंसिल को मदद करने के लिए, यहाँ पे असिस्ट करने के लिए एक सेक्रेटरीट भी होता है. सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. ओके.
काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड स्टैंडिंग कमिटी। क्लियर है? मैम सेक्रेटेरिएट स्टैंडिंग कमिटी को असिस्ट करता है असिस्ट करता है फॉर ऑल Okay. देयर डे टू डे वर्क। सेक्रेटेरिएट का मतलब आपको समझते हैं जहाँ पे कागजी काम हाँ, हो रहे हाँ। होते हैं, यस और स्टैंडिंग कमिटी का काम है इट इज कंटिन्यूअसली देयर फॉर एनी कंसल्टेशन और प्रोसेसिंग ऑफ एनी मैटर। यस आप वहां पे जाके अपना काम करवा सकते हैं। काम को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, ओके हाँ मैम चले आगे। हाँ। 9 CM जो है वो पर्टिकुलर है कि रोटेट? नहीं रोटेट कीप ऑन रोटेटिंग। पर्टिकुलर होंगे तो कोई स्टेट्स लड़ने नहीं आएंगे कि हमारे वाले तो सीएम को रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टैंडिंग कमिटी में, आपके वाले को है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। बाय लॉजिक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चले आगे। कुछ पूछना है किसी को? चले आगे या किसी? मेरा एक सवाल हाँ, किसका सवाल है, बोलिए। As you said, interstate council will be formed by the president. हाँ Means हाँ, by, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। हाँ, okay. And standing committee also same, ma'am. It will be स्टैंडिंग कमेटी को अभी सेटअप करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब इट डजंट नीड एन एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो, मतलब कोई लॉ या कोई ऑर्डर, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज इफ यू हैव अ काउंसिल, वो काउंसिल की ही तो कमिटी है। काउंसिल काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल यार ऐसे समझो, आपका ये घर होता है ना, घर है तो आपको ये बोलने की जरूरत है क्या कि मेरे घर में बेडरूम है, मेरे घर में किचन है? वो तो होगा ही ना। अगर ये घर है तो ये बताने की जरूरत ही नहीं। और यार अगर घर है तो दिस इज रिलेटेड, इसको अलग से इंडिपेंडेंटली सेटअप करने की जरूरत थोड़ी है। आप अलग से केवल किचन, ऐसा हो सकता है क्या? इट इज ओनली अ बेडरूम, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। घर के साथ ही आता है बेडरूम या किचन, है ना? तो दिस स्टैंडिंग कमिटी इसके साथ ही आती है। इसके लिए अलग से कोई लॉ, कोई ऑर्डर कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। इवन सेम गोज फॉर द सेक्रेटेरिएट एज वेल। उसका काम संभाल रहा है ना ये। आप रहते यहाँ पे हो या घर आपका है, बट खाना भी तो खाओगे ना, घर में रह रहे हो तो ये एक जगह पे खाना खाओगे, एक जगह पे सोओगे, तो वो ऐसी बात है। उसके लिए अलग से कुछ नहीं होता। yes, ma'am. समझ लिया। और किसी को कुछ तो पूछना था? हाँ मैम मुझे पूछना था। हाँ सर, बिल्कुल। मैम ये जो मतलब इंटरस्टेट काउंसिल जो है, ये तो मतलब अगर 2 स्टेट या इससे ज्यादा स्टेट के अंदर कुछ चीजों को लेके डिस्प्यूट हो रहा है, तभी तो ये इशू यहाँ पे आता है ना। हाँ, अगर डिस्प्यूट है तब हाँ, भी, तो अगर कोऑर्डिनेशन करना है तो भी तो आएगा ना। इसका काम हमने बताया, इसका कोऑर्डिनेशन का भी काम है ना। कोऑर्डिनेशन की आपको हमेशा जरूरत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जब डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो तभी आपको इसकी काउंसिल की जरूरत पड़े। आपको कोऑर्डिनेशन हमेशा करवाना होगा स्टेट्स के बीच या एक से ज्यादा स्टेट्स एंड सेंटर के बीच, तभी तो काम होगा ना इसका। अच्छा, तो मतलब अगर 3 स्टेट को लेके डिस्प्यूट हो रहा है कुछ चीजों को लेके 3 स्टेट के अंदर, तो सीएम क्या सारे स्टेट और मतलब 2 यूटीज के सीएम तब भी प्रेजेंट रहेंगे? ऑलवेज ना। इसका तो इसके मेंबर्स तो सारे स्टेट के, ऑल स्टेट्स के या ऑल यूटीज के सीएम है। जिस यूटी में सीएम होता है वहां पे सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वो सारे स्टेट और यूटी के सीएम एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स अवेलेबल है ना यहाँ पे हमेशा के लिए। दे आर द मेंबर्स फॉर एवर। परमानेंट मेंबर है यहाँ पे? हाँ, फॉर एवर दे आर मेंबर्स। ओके। लेकिन मैम एक और है, जो इंटरस्टेट काउंसिल ने जो एडवाइजरी बॉडी है, मतलब ये किसी को एडवाइस तो करता है, मतलब ये किसको एडवाइस करता है? स्टेट्स को भाई, ये स्टेट्स के लिए तो काम कर रहे हैं, स्टेट्स को या सेंटर को। सेंटर और स्टेट के बीच में काम कर रहे हैं ना। तो जिसके भी लिए अगर आप कोऑर्डिनेशन के लिए जाते हो कि भाई हम
तीन स्टेट्स के बीच में ऐसा ऐसा चीजें चल रही है, या फिर केवल डिस्प्यूट नहीं हम कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कि हमको एक सोलर प्लांट लगाना है तीनों को मिलके, ग्रिड हम लोग शेयर करना चाहते हैं, तो हमको प्लान बताओ कैसे हम करें इसको, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। फॉर सच ए कोऑर्डिनेशन ये लोग जाएंगे, तीनों लोग, इनके तीनों के सीएम हमेशा यहाँ पे होंगे ही। सेंटर भी यहाँ पे हमेशा होता है, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स एज वी हैव सीन, प्लस पीएम इज द चेयरमैन, वो भी वहाँ पे मतलब सेंटर का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे है ही। तो लेट अस से कि सेंटर बोलता है कि चलो तुम तीनों स्टेट्स को करना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा पैसा तुमको दे देते हैं, और ये काउंसिल बता देगी कि और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, दोनों मिलके मतलब स्टेट्स और सेंटर मिलके कर लेते हैं। या मान लो कि अगर सेंटर कुछ नहीं भी कह रहे हैं, कुछ वही तीनों स्टेट्स कह रहे हैं जो भी, उनको ये काउंसिल बता देगी कि हाँ आप ये काम कर लेना, आप ये कर लेना, ऐसे मिलके आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और आप इस तरह से अपना ग्रिड बिछा सकते हो, कर सकते हो। समझा? और हाँ, एक सवाल था वो वाटर डिस्प्यूट को लेके। ये जो दो एक्ट है, जो रिवर बोर्ड्स एक्ट और जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, हाँ ये दोनों, हाँ ये दोनों एक्ट क्या जब कभी ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ वाटर शेयर को लेके डिस्प्यूट होता है, जैसे नहीं कि नहीं, तीस्ता रिवर के साथ अभी ये हो रहा वहां है। पे नहीं, इट वोंट बी दीज एक्ट्स वोंट बी एप्लीकेबल देयर। ये केवल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए ही बने हैं, और जहां पे हमारा आउटसाइड द बॉर्डर मतलब और अगर किसी से इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट्स होता है उसके लिए हमारे पास अलग से ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि यू माइट नो इंडस वाटर ट्रीटी अपने पास है पाकिस्तान के लिए, हाँ हाँ ये अलग ट्रीटी है, उसके प्रोविजंस जो बोलेंगे उस प्रोविजंस के हिसाब से वो इंडस वाटर डिस्प्यूट या इंडस वाटर का यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा। ठीक है, these both of these acts are applicable only to the interstate river and river valley के डेवलपमेंट रेगुलेशन और डिस्प्यूट के लिए। okay, ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ इसके लिए हमने आपको बताया था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए इस वाले एक्ट में, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में ट्राइब्यूनल बन सकते हैं। इन ट्राइब्यूनल्स का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इस तरह की बात हमने यहां पे नहीं बोली थी। ये बात हमने आपको कहां बोली थी? When it comes to interstate council, अभी की अभी भूल गए, हाँ मैम, क्योंकि हमने बताया था कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन जो भी होता है वो बाइंडिंग होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट का यहाँ पे से होता ही नहीं है। देयर इज नो से ऑफ एनी कोर्ट when it comes to interstate water disputes act। ठीक है, बट जब काउंसिल होता है, इंटरस्टेट काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, दिस आई सेड इज एन एडवाइजरी बॉडी, ये केवल एडवाइस करता है, एडवाइजरी बॉडी है। तो ये जो भी चीजें रेकमेंड करेगा, जो भी चीजों के ऊपर अपने एडवाइसेस देगा विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, ये चीज सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। यस, ठीक है। इसका मतलब अपन ने क्या देखा कि रिवर वाटर डिस्प्यूट जब होता है ना किसी भी स्टेट के बीच, उसमें सिर्फ ये एक्ट्स ही काम आते हैं और ये ट्राइब्यूनल ही जो डिसीजन सुनाता है वो बाइंडिंग होता है, बाकी और कोई कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं ना, दे आर द मोस्ट पावरफुल व्हेन इट कम्स टू रिवर वाटर, इंटरस्टेट रिवर वाटर की बात जब जब भी आती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो पावरफुल ट्राइब्यूनल्स की हम बात कर रहे हैं,
ये कब कब कहाँ कहाँ किस रिवर के लिए बैठे थे. दिस इज एक्चुअली नॉट एज इम्पॉर्टेंट, बट क्योंकि आपकी बुक्स में दिया है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई नीड टू मेंशन इट हियर कि एक कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए बना है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच ये रिवर चलती है और इनके बीच इवन तेलंगाना, इनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये हमेशा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो होगा उसी के पास ये लोग सारे जाएंगे. और ये जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल निर्णय सुनाएगा वो इन सब को मान्य करना होगा. इट विल बी बाइंडिंग ऑन देम. ठीक है. सिमिलरली एक हमारे पास है गोदावरी water dispute tribunal. Then we have a Narmada water dispute tribunal, Ravi and Bias water dispute tribunal, Kaveri water dispute tribunal, Vamsadhara water dispute tribunal for Odisha and Andhra Pradesh, Mahadayi water dispute tribunal and Mahanadi वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल. ये लेटेस्ट है, 2018 में सेटअप किया है फॉर ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. ओके. ये कब कब सेटअप किए गए हैं प्रोबेबली नॉट दैट इम्पोर्टेंट, और इनके ईयर याद रखना. किन किन स्टेट्स के लिए है अगेन प्रोबेबली नॉट एज इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, बट फॉर योर ज्योग्राफी आई वुड सजेस्ट कि आप इन चीज को याद करके रखें, बेटर होगा. बिकॉज एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि कौन से रिवर कौन कौन से स्टेट्स से गुजर रही है. प्लस इसके अलावा आपकी बुक में ये सब चीजें नहीं दी होंगी, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो इन रिवर्स का ओरिजिन कहाँ पर होता है. जैसे कृष्णा का ओरिजिन इज एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र. गोदावरी का ओरिजिन इज इन त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, नासिक के पास पड़ता है. नर्मदा का ओरिजिन एमपी में है, अमरकंटक. ओके. रावी बियास के बारे में आपको पता होना चाहिए ये बात कि इन दिस वाटर ट्रीटी एज आई वाज टॉकिंग ऑफ RBS whatever, बियास, रवि एंड सतलज, ये तीनों इंडिया को मिली हुई है. ठीक है. और बाकी इंडस में जो बचती है वो पाकिस्तान के पास है. विच आर दोज? बियास, रवि, सतलज, झेलम एंड चेनाब. चिन. ठीक है. सतलज इंडिया के पास. ठीक है. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके. बाकी ये कौन कौन से स्टेट्स से जाती है या ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है तो कौन कौन से स्टेट्स के लिए उस रिवर का है, दैट यू ऑलवेज हैव इन योर बुक. आप वहां से इसको कर सकते हैं. याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद कर लेना इसको. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे कुछ पूछना है? आगे चले. ये याद करने वाली चीज है, इसमें समझाने सिखाने वाला कुछ भी नहीं है कि कौन कौन से स्टेट्स है, तो वो आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे. आई होप आप चाहते हैं कुछ सिखाना, यहाँ पे हमारी तरफ से कुछ अपेक्षा है इस पार्ट को लेके, तो बताओ. अगर आप चाहते हैं कि इनकी ये रिवर कौन कौन से स्टेट से जाती है, उसका कुछ ट्रिक हम आपको बता दे, कैसे याद करना है बता दे, तो बोलो, नहीं तो आगे चलते हैं. ट्रिक्स बता दीजिएगा. बता दे. ठीक है. अभी बताना है या अलग से ट्रिक्स के लिए या फिर रिवर के लिए या ज्योग्राफी के लिए क्लासेस करेंगे तब देखना है? ठीक है मैम, तब देखना.
हमारी जो ट्रिक्स है थोड़ा लाइक काइंड ऑफ स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, तो ये लेक्चर कहीं और चला जा सकता है एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। वो स्टोरी हम आपको किसी अगले लेक्चर में, स्पेशलाइज्ड लेक्चर में बता रहे हैं, ताकि सारी रिवर्स आपको एक ही साथ याद हो जाए। ओके, ठीक है मैम। सो नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स की जब बात आती है तब इंटरस्टेट रिलेशनशिप्स कैसी चलती है वो हमको देखना है आर्टिकल 301 से 307 के अंदर। ठीक है, 301 कहता है कि हमारे पूरे देश में ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑल्सो इट यूजेस दिस वर्ड इंटरकोर्स, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स फ्री होगा पूरे देश में, थ्रू आउट द कंट्री इट शैल बी फ्री। ओके, बट कोई भी चीज जब फ्री होती है, as far as our constitution goes, we know that there is some exception always. यहाँ पे क्या exception है? This freedom is applicable to both interstate and intrastate. Interstate मतलब दो स्टेट के बीच, और इंट्रास्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही अंदर। ओके, ठीक है, फ्रीडम के बारे में समझ में आया। ये जो एक्सेप्शन की हमने बात की है, दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 302। क्या एक्सेप्शन है? आर्टिकल 302 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम। कब? इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कहता है कि पार्लियामेंट इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट लगाने में भी, या फिर इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करने देने में भी कभी दो स्टेट्स के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। पार्लियामेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट्स एक्सेप्ट, अगेन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन मतलब डिस्क्रिमिनेट कब कर सकता है दो स्टेट्स के बीच? पार्लियामेंट दो स्टेट्स के बीच तब डिस्क्रिमिनेट कर सकता है जब द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इज फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और गुड्स। जब कंट्री या कोई पार्ट ऑफ द कंट्री स्केर्सिटी ऑफ गुड्स से गुजर रहे हो, उस दौरान पार्लियामेंट कैन डिस्क्रिमिनेट अमंगस्ट स्टेट्स। मतलब किस तरह का ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि अगर मान लो किसी एक स्टेट में कोई गुड नहीं है, वहां पे स्केर्सिटी हो रही है, तो पार्लियामेंट कैन से कि इस वाले स्टेट से, मतलब जहां पे भी वो वाली चीज प्रोड्यूस हो रही हो, एम्पल अमाउंट में हो, सफिशिएंट अमाउंट में हो, तो यहाँ से इस वाले स्टेट को पहुंचाई जाएगी। यहाँ पे वी विल नॉट टेक एनी ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल इसको फ्री कर देंगे। और अगर किसी दूसरे स्टेट से वही चीज बाहर जाती है और ऐसा खतरा नजर आता है कि इस पर्टिकुलर गुड का यहाँ पे फिर स्कैर्सिटी देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसको बाहर जाने से रोकना है, अदरवाइज यहाँ पे स्कैर्सिटी हो जाएगी। ठीक है, पार्लियामेंट कैन डू दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स की बात आती है तो। ओके, आई होप यू गॉट दिस वन। यस मैम। नाउ 303 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स
कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, ये स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन दे कैन इम्पोज विथ अ पर्टिकुलर स्टेट, या फिर अपने खुद के स्टेट में ही, विथ अ पर्टिकुलर स्टेट, या फिर खुद के ही स्टेट में ये लोग स्टेट लेजिस्लेचर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। कब? अगेन पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट किसी और स्टेट के साथ हमारा जो व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स हो रहा है उसमें हम मॉडिफिकेशंस करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। मॉडिफिकेशंस मतलब we will not export this particular item to this particular state, we will not import a particular item from this state into our state, ऐसा कुछ कर सकते हैं when public interest में। और स्टेट के अंदर ही अंदर भी, खुद में भी स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है कि अंदर ही अंदर भी, स्टेट के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाए विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अ पर्टिकुलर गुड। ठीक है, बट स्टेट लेजिस्लेचर को जब भी इस प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना होगा तो उसको जरूरत होगी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पूछे बगैर इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता स्टेट। इसका मतलब क्या है कि स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है जनरली, और अगर करना चाहता है तो, अगर स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहता है तो उसको प्रीवियस सैंक्शन, परमिशन, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लगेगा। ठीक है, यस मैम। डू वी नो द लिकर बैन का, लिकर ट्रेड का एग्जाम्पल इन गुजरात? गुजरात में लिकर ट्रेड हाँ के बारे में पता है? हाँ, उनका स्टेट लेजिस्लेचर ने ये चीज बोली है कि लिकर ट्रेड आप लोग वहां पे नहीं करेंगे। आप अगर वहां पे चले जाओ गुजरात में, आपको लिकर नहीं मिलती, इट इज नॉट एज ओपनली सोल्ड। हाँ, कुछ पूछना है क्या? बिहार में भी तो है ना? होगा शायद, बिहार में भी लिकर बैन है क्या? हाँ बोलते तो है ड्राई स्टेट है, बिहार इज पता नहीं मैम, लेकिन अच्छा, हाँ लेकिन मतलब अंडरग्राउंड में चलता है, ऑफ कोर्स यार, हर जगह जितना पे मुझे होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल यू कैन सी कि अगर स्टेट को दिस पर्टिकुलर कमोडिटी को डिस्क्रिमिनेट करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड की ये वाली कमोडिटी ट्रेड नहीं हो सकती, तो उसको लेना होगा परमिशन, रिकमेंडेशन, प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, दिस वाज 303। हटाए इसको, समझ में आई है सारी चीजें? 301, 302, 303 सब समझा है? यस मैम। ओके, मैम पहले नहीं समझा था मैं जब मैंने खुद से पढ़ा था तब मुझे समझ नहीं आया था मैम, वही बोला था मैंने पहले स्टार्टिंग में। ओके, ठीक है, अभी आ रहा है ना, लेकिन हमारे उतना माथाफोड़ी करने का कुछ मतलब हो रहा है ना? हाँ मैम। Okay, then we have 304.
स्टेट्स कोई टैक्स इम्पोज कर सकते हैं ऑन मैम सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जल्दी से अपलोड कर दीजिएगा। हाँ मैं नहीं क्या हाँ सकता। हाँ आप यू बी सेल्फिश, आप अपना ही सोचना कि मैं नई क्लास आया था, मैंने नहीं किया, मेरे को वो चाहिए, बाकी आप करो मत करो, ठीक है। ओके आई डू दैट शिखा। ठीक ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं। हाँ कर देंगे, ठीक है। 304 कहता है कि स्टेट्स कैन इम्पोज एनी टैक्स ऑन imported goods from other states or a UT अगर if that particular good या फिर a similar kind of the good is also being manufactured in that particular state। हमारे पास ऑलरेडी ये चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अपने पास नहीं आना चाहिए हमारे पास भाई, लोगों ने ये वाला माल खरीदना चाहिए ना। Why should I allow in the first place to people to buy this imported good, जबकि सेम चीज या सिमिलर चीज हमारे स्टेट में हम खुद भी बना रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे इस तरह का कोई भी कमोडिटी या गुड इंपोर्ट करवाना, तो हम क्या करेंगे, उस कमोडिटी पे एक टैक्स लगा देंगे ताकि वो जब इंपोर्ट हो तो वो थोड़ा सा महंगा बिके, एक्सपेंसिव बिके हमारे स्टेट में, और फिर लोग इस महंगे प्रोडक्ट को ना लेकर के हमारे यहाँ पे जो लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको ले। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना कि ये डिस्क्रिमिनेशन दिस इज अलाउड। हाँ, 304 खुद कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना किसी चीज पे टैक्स लगाना। सेम चीज हमारे यहाँ पे मिल रही है, वो वाली चीज पे टैक्स नहीं है, और इंपोर्ट की हुई चीज पे टैक्स है, मतलब यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्टेट जहां से आपको वो वाला प्रोडक्ट आ रहा है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। ओके, ध्यान से समझोगा। बट दिस स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सच गुड्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। कोई दूसरा स्टेट 2 मान लो, स्टेट 3 मान लो, सारी जगह से वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब इंपोर्ट हो रहा है हमारे स्टेट में। ठीक है, अगर हम इस वाले स्टेट के ऊपर 10% टैक्स लगा रहे हैं उस गुड पे, तो यहाँ पे हम केवल 5% नहीं लगा सकते, यहाँ पे केवल 2% नहीं लगा सकते, यहाँ पे 15% नहीं लगा सकते, फिर सभी के लिए हमको 10% ही रखना होगा। मतलब I cannot discriminate against such goods coming from various states, but I can discriminate with that particular good if it is being manufactured in my own state। समझा? समझा क्या? हाँ मैम। मैम एक एग्जांपल। अरे एग्जाम्पल कोई भी ले लो, आपके खुद के स्टेट में आम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ आम। तोतापुरी है, बादाम है, लंगड़ा है, केसर है, हापुस है, अल्फांसो जिसको कहते हो, ठीक है, सिमिलर है ना। महाराष्ट्र तो फेमस है ना अल्फांसो, यस, हाँ, अल्फांसो भी हमारे यहाँ पे होता है, रत्नागिरी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है आम, एंड सिमिलर चीज है ना, आम ही है जो हम आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे लोग मेरे घर का आम खाएंगे ना, मेरे स्टेट का आम खाएंगे, मैं क्यों
दूसरा दूसरा स्टेट से इंपोर्ट करवाऊं, इसलिए वोकल आप क्या फॉर लोकल। हाँ, इसलिए आप क्या करोगे, जो इम्पोर्टेड आम है इसके ऊपर कुछ ड्यूटीज लगा दोगे, दैट इज परफेक्टली फाइन, आप ऐसा कर सकते हो। एनी टैक्स ऑन एन इम्पोर्टेड गुड इज अलाउड टू बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट, अगर उस स्टेट में उस प्रकार का सिमिलर प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर, एज सिंपल एज दैट। बट आप हमारे यहाँ से आप रत्नागिरी का अल्फांसो मैंगो इंपोर्ट जब आप करवा रहे हो तो आप 10% टैक्स ले रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और स्टेट से, कौन से और स्टेट का कौन सा आम फेमस है, लंगड़ा आम कहाँ से आता है, बादाम आम कहाँ पे होता है, आई डोंट नो, बताओ यार। वेस्ट बंगाल में मैम। वेस्ट बंगाल में कौन सा होता है? यूपी वेस्ट बंगाल। हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल पे आप 5% लगा दे रहे हो अगर, तो दिस इज नॉट अलाउड। अगर हम पे अपने 10 लगाना है तो यहाँ पे आपको 10 ही लगाना है, आपको यूपी में भी 10 ही लगाना है, आपको हर जगह पे फिर 10% ही लगाना होगा। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि भाई भाई आम तो आम है, हमारे यहाँ का भी आम है जो आ रहा है आपके पास इम्पोर्ट होके, और यूपी का या बंगाल का भी आम ही है, और आपके पास जो जिसको आप बोल रहे हो कि मेरे खुद के यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैं इम्पोर्ट करने पे टैक्स लगा रहा हूँ, तो वो भी तो आम ही है भाई सारे, है ना। तो इसलिए आप एक पर्टिकुलर रेट पे ही जाओगे, मतलब इनके बीच में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ओके ओके मैम। ठीक। नाउ वी हैव आर्टिकल 305। 305 क्या कहता है कि ये जो फ्रीडम है ना आपको दी हुई टू कैरी आउट ट्रेड, commerce and intercourse throughout the country, it is subjected to national laws. नेशनल लॉ जो भी होगा उसको सब्जेक्टेड आपका ये वाला फ्रीडम होगा। लॉ के ऊपर अब हमने ये बात तब भी देखी थी, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, बट फंडामेंटल राइट के लिए भी यू हैव अ लॉ। अगर कोई मतलब यू हैव अ लॉ फॉर फंडामेंटल राइट का मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा लॉ होगा जो आपके फंडामेंटल राइट को भी अगर रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, जस्ट बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग फॉर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं धक्का लगा रहा होगा, तो दिस लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका फ्रीडम है इसको दिस विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, टू अ नेशनल लॉ, टू ऑल द नेशनलाइज्ड लॉज। मतलब आप अपने स्टेट में ऐसा कोई लॉ बना के, कोई अगर नेशनल लॉ होगा, उसका कोई प्रोविजन होगा, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। एट द सेम टाइम 305 also talks of मोनोपोली। क्या कहता है मोनोपोली के लिए कि पार्लियामेंट और कोई स्टेट का अगर लॉ है, इट कैन प्रोवाइड फॉर मोनोपोली इन फेवर ऑफ सेंटर और स्टेट। पार्लियामेंट का लॉ फॉर सेंटर मोनोपोली प्रोवाइड कर सकता है, स्टेट का लॉ फॉर स्टेट मोनोपोली प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के लॉज जो सेंटर को मोनोपोली दे रहे हैं या स्टेट को मोनोपोली दे रहे हैं का क्या मतलब होता है कि ये सिटीजन्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ट्रेड कैरी आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस ट्रेड के लिए, उस कॉमर्स के लिए, उस इंटरकोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर गुड के लिए, कमोडिटी के लिए सेंटर के पास अब मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब केवल वही व्यक्ति उसका व्यापार कर सकता है। स्टेट के पास किसी चीज का अगर मोनोपोली है तो केवल वही स्टेट उस चीज का व्यापार कर सकता है। स्टेट में कोई और सिटीजन, कोई और नागरिक वो व्यापार, वो ट्रेड, उस कॉमर्स में इन्वॉल्व, एंगेज नहीं हो सकता। क्लियर?
तो ये जो लॉज है ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट, दिस कैन एक्सक्लूड यू एंड मी, मतलब सिटीजन्स, either fully or partially from such from carrying out such trade and commerce. Here ये पॉइंट फिर से थोड़ा पार्लियामेंट या स्टेट अपने अपने फेवर में कोई मोनोपोली कोई ट्रेड की मोनोपोली करने के लिए लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट अगर खुद के लिए लॉ बनाएगा तो वो क्या बोलेगा कि इस लॉ के हिसाब से इस चीज का धंधा करने का पूरा अधिकार, पूरा मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ सेंटर का है। मोनोपोली मतलब सिर्फ हो गया, सिर्फ और सिर्फ सेंटर का मोनोपोली है और कोई नहीं इस धंधे में हाथ डाल सकता है। ठीक है, और कोई नहीं मतलब कोई सिटीजन इस धंधे को नहीं कर सकता है। ठीक है, सिमिलर गोज फॉर स्टेट का कोई लॉ। स्टेट का अगर कोई लॉ है, स्टेट बोलेगा इस धंधे में मेरा मोनोपोली रहेगा, मतलब स्टेट का मोनोपोली रहेगा, मतलब कोई और सिटीजन ये धंधा नहीं कर पाएगा। ये हो गया कंप्लीटली बारिंग द सिटीजन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, इसी तरह से कोई पार्शियल बारिंग ऑफ सिटीजन्स भी हो सकता है, मतलब पार्शियली उनको, किसको, सिटीजन्स को उस धंधे से बाहर रखा गया है। पार्शियल या बाहर कैसे रखेंगे, ये कह सकते हैं कि इस धंधे का इस लिंकेज तक, यू माइट नो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, लिंकेज में यहां तक मोनोपोली है स्टेट का, इससे आगे का काम सिटीजन्स कर सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चर, यहां तक मतलब मैन्युफैक्चर कह सकते हैं पार्लियामेंट और स्टेट बाय लॉज कि मैन्युफैक्चर का काम हमारा है, हम करेंगे, कोई और सिटीजन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होगा। लेकिन इसका मार्केटिंग आप लोग कर सकते हैं, इसको आगे बेच आप सकते हैं, धंधे की जो आगे की कड़ी है ये आप चला सकते हैं, इधर पीछे का काम आप नहीं कर सकते। This is called what? Partial buying of citizens from that particular trade. Yes. For example, consider कि दवाइयाँ बनाने का काम बहुत ही अहम भूमिका निभाता है when it comes to our health, और गवर्नमेंट को ऐसा लगा, किसी स्टेट गवर्नमेंट को मान लेते हैं, ऐसे लगा कि यहाँ के लोग ना बड़ी बेकार, बहुत ही चीप क्वालिटी दवाइयाँ बना रहे हैं। What would they say? दवाइयाँ हम बना लेंगे, कोई और नहीं बना सकता दवाई। We are having a monopoly on generation of medicines, on manufacture of medicines. एक बार जब हमने बना के तैयार कर दिया, उसके बाद मार्केट में लाने के बाद इसको बेचना, खरीदना, ये सब काम सिटीजन्स कर सकते हैं। ये हो गया पार्शियल बारिंग ऑफ सिटीजन्स, पार्शियल एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स from carrying out this trade of medicines in the state. समझा? सेम हो सकता है, मान लो कि डू यू नो अबाउट हूच ट्रेजेडी? समझते हैं आप ये हूच ट्रेजेडी क्या होता है? नहीं मैम। नहीं मैम, ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या यार आप? न्यूज़पेपर में कितना कुछ चल रहा है। मैम साउंड थोड़ा ब्रेक कर रहा है आपका। साउंड ब्रेक हो रहा है? ब्रेक मतलब कैसे? Yes, आवाज ma'am. फट आ रहा है। अभी ठीक है क्या? नहीं मैम। नहीं ठीक है।
अभी साउंड ठीक है क्या? यस अभी मैम, ठीक है। अभी तो ठीक है। सो ह्यूज ट्रेजेडी ये होता है कि व्हेन चीप क्वालिटी का लेकर अल्कोहल बनाया जाता है यूजिंग मेथनॉल। मेथनॉल सस्ता होता है, आसानी से अवेलेबल होता है, इसलिए बहुत सारा मेथनॉल डाल के एक लिकर बनाया जाता है और जिसको पीने से बहुत ज्यादा नशा बहुत जल्दी होता है और पीने वालों को पता नहीं वो नशा मतलब बड़ा मजेदार लगता है। जनरली क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर्स दे हैव इथेनॉल इन देयर ड्रिंक्स, जिससे नशा बहुत धीरे धीरे करके होता है और हल्का हल्का नशा होता है। लेकिन इथेनॉल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड देयरफॉर ये मेथनॉल को यूज करके लेकर बनाया जाता है। चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, नशा ज्यादा देता है। ठीक है, तो इसको पी के बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इसको कहते हैं ह्यूज ट्रेजेडी। ओके, तो कंसिडर कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, ह्यूज ट्रेजेडी को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट कम्स अप विद अ प्लान, विद अ मोनोपोली, विद अ लॉ। द पार्लियामेंट सेज कि आज के बाद लिकर केवल हम ही बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे। मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास लिकर बनाने की मोनोपोली है बाय लॉ। ठीक है, इसका मतलब ऐसा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने सिटीजन्स को मैम फिर से प्रॉब्लम हो रहा है साउंड का। फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है क्या? ये थोड़ा थोड़ा देर बाद क्यों होता है दिक्कत? इज इट ओके? हाँ अभी ठीक यस मैम। है। ओके। सो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने सिटीजन्स को बाय किया है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, इन दिस केस लिकर ट्रेड में पार्शियली बाय किया है इन्वॉल्व होने से। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, है ना। इसका मतलब होता है जो हमने आर्टिकल 305 में देखा कि पार्लियामेंट और स्टेट बाय अ लॉ कैन प्रोवाइड फॉर मोनोपोली फॉर themselves in favor of themselves, सेंटर या स्टेट। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 305 क्लियर है? हाँ मैम। Yes, ma'am. चले आगे, चले। हाँ मैम, हाँ मैम। ओके, चले आगे। इसमें देन जोनल काउंसिल एक इस तरह का काउंसिल है जैसे हमने इंटर स्टेट काउंसिल देखा था। ठीक है, जोनल काउंसिल का क्या मतलब है? इंटर स्टेट का मतलब समझ में आता है स्टेट्स के बीच का या सेंटर और स्टेट के बीच का। जोनल काउंसिल का क्या मतलब होता है? जोन्स के बीच में ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, जोन के बीच का होगा फिर ये, है ना। तो हमारे पास ऐसे 5 जोनल काउंसिल्स है। 5 कैसे? एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में। ठीक है, एंड एक होगा आपका सेंट्रल काउंसिल। ये हो गए 5। These 5 are, or you can say have been set up under State Reorganization Act. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर में इन जोनल काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगेन इफ यू कैन सी, कौन सा ये ईयर है? 1956 कौन सा ईयर है? कहाँ देखा अभी? जो बोर्ड और Yes. वाटर डिस्प्यूट एक्ट जब आए हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, ये उसी साल में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके अंडर में जोनल काउंसिल बैठाए गए हैं।
जोनल काउंसिल भी ओनली डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी होते हैं। ओनली डेलिबरेटिव, डेलिबरेट मतलब बातें करने के लिए, चाय समोसा। एडवाइजरी मतलब इनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होंगे, केवल ये एडवाइस देंगे, केवल रेकमेंडेशन देंगे। ठीक है। और इन जोनल काउंसिल्स को कहा गया है टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार। इसका कंपोजिशन कैसे होता है? हमने ऐसे याद रखा है, देखो, जोनल मतलब जो हो, जोनल काउंसिल का होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। ठीक है। जो हो, जनरल काउंसिल का चेयरमैन इज द होम मिनिस्टर। अभी हमने इससे पहले होम मिनिस्टर चेयरमैन देखा था, किसका? स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमेटी, हाँ, और इंटर स्टेट काउंसिल का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली, यस। ठीक है। तो जोनल काउंसिल में और मेंबर्स कौन होंगे? ये चेयरमैन तो हम देख चुके कि होम मिनिस्टर होगा। इसमें सारे स्टेट्स के सीएम होंगे, वो स्टेट्स जो इस जोन में इंक्लूडेड है। इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स थे? सीएम किसके थे? ऑल स्टेट्स के। यहाँ पे भी ऑल स्टेट्स है, पर ये जोनल काउंसिल है ना, तो जोन में जो स्टेट्स इंक्लूडेड होंगे, उन सारे स्टेट्स के सीएम इसके मेंबर्स होते हैं। इस जोन में अगर कोई यूटी इन्वॉल्व होगी, उस जोन के अंडर में आती होगी, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स उसके मेंबर्स होंगे। यस यस। हाँ मैम। यस मैम। इसके अलावा 2 अदर मिनिस्टर्स भी होते हैं फ्रॉम ईच स्टेट। हर स्टेट के 2 मिनिस्टर्स, हर स्टेट के, ईच स्टेट इन द जोन। उस जोन में जो स्टेट्स है, वो सारे स्टेट्स के 2 मिनिस्टर सारे के 2 मिनिस्टर्स होंगे सीएम के अलावा। ठीक है, क्लियर है ना? ये जो Yes, ma'am. 5 जोन्स है, इस जोन के हर एक के अपने हेडक्वार्टर्स भी होते हैं। नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर कौन सा होता होगा? दिल्ली। एग्जैक्टली। सदर्न में कौन होगा? चेन्नई। ईस्टर्न कोलकाता, मुंबई। यस। और सेंट्रल। ठीक है। सेंट्रल का इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है। सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर इज इन इलाहाबाद, प्रयागराज। बाकी आपको ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल तो पता होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना? Yes, ma'am. तो ये हेडक्वार्टर्स तो याद रह जाएंगे, सेंट्रल का बस याद रख लेना एक। ओके, चले आगे। जैसे हमने 5 जोनल काउंसिल्स देखे, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट को एक अलग से जोन मान के इसका एक अलग ही 6th काउंसिल बनाया है। जैसे हमने ये 5 जोनल काउंसिल्स देखे कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर नहीं आता है, बल्कि इसके लिए अपना खुद का नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट है 1971। ये इस एक्ट के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया है। क्यों? क्योंकि वी नो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जरूरतें बाकी पूरे देश की जरूरतों से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है।
इसलिए इसको इस एक्ट अलग एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है और इसका कंपोजिशन भी अलग होता है और वर्किंग ऑब्वियस सी बातें अलग ही होती है क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, डिस्प्यूट्स, सब कुछ रेगुलेशन, वहां पे हर चीज अलग है ना। सबसे पहले इसके मेंबर्स कौन होते हैं? सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं इस जोनल काउंसिल के, इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। इसको जोनल काउंसिल नहीं बोलते, इसको नॉर्थ ईस्टर्न, इसका खुद का नाम ही है बाय दिस एक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स कौन है? सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब वी नो 7 सिस्टर स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। हाँ, सिक्किम को लेटर ऐड किया गया है 2002 में एज द 8th member, द ब्रदर ऑफ दी 7 sisters। सिक्किम को बाद में 2002 में ऐड किया गया है, ठीक है। नाउ अबाउट द composition of this northeastern council। यूनियन का होम मिनिस्टर, अगेन जोनल जब भी बात आ रही है वी नो जोहो, यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स। पांचों जोनल काउंसिल का चेयरमैन हमने देखा होम मिनिस्टर था, यहाँ पे भी होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि दिस पर्सन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इफ दिस पर्सन इज एक्स ऑफिशियो तो मतलब इन ऑफिस कोई तो कार्यभार हमेशा के लिए संभाल रहा होगा, दैट इज द वाइस चेयरपर्सन। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे कोई वाइस चेयरपर्सन नहीं है, यहाँ पे है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे कौन होगा? कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? नॉर्थ ईस्ट का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि ये तो सेंटर का व्यक्ति है, होम मिनिस्टर तो जो है ना, एंड वो एक्स ऑफिशियो है। तो यहाँ पे हमेशा के लिए ऑफिस में बैठने वाला जो व्यक्ति होगा जिसको हम वाइस चेयरपर्सन बोल रहे हैं, ये कौन होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति मतलब कौन? वी हैव अ मिनिस्ट्री, नहीं, वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट अलग से। तो डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो वाइस चेयरपर्सन होता है। ही इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री। उसका जो मिनिस्टर होता है ना, दैट इज द चेयरपर्सन, वो सॉरी वाइस चेयरपर्सन, ओके। और फिर इसके मेंबर्स कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दीज स्टेट्स, सीएम, सारे 7 प्लस सिक्किम, सबके सीएम। यहाँ पे कोई यूटी नहीं है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोलने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर, सारे स्टेट्स के, इन 8 स्टेट्स के गवर्नर भी यहाँ पे मेंबर होते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना। हमने गवर्नर मेंबर होता है कहाँ पे देखा था? जब प्रेसिडेंट रूल के अंदर कोई स्टेट होता है, केवल उसका गवर्नर होता है इंटरस्टेट काउंसिल में मेंबर, बट यहाँ पे सारे के गवर्नर मेंबर है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में। और जोनल काउंसिल में भी हैव सीन कभी कोई गवर्नर नहीं होता है मेंबर, है ना? क्लियर है ना चीजें? क्यों यहाँ पे गवर्नर हो रहा है मेंबर, समझ में आ रहा है? बिकॉज इनकी डिमांड्स, इनकी नीड्स इन स्टेट्स की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की थोड़ी अलग है।
और बाकी शेड्यूल्ड states- एरिया भी तो है ना मैम। हाँ, शेड्यूल्ड Correct, एरियाज को गवर्नर हैंडल कर रहा होता है और इनकी स्पेसिफिक नीड्स को डायरेक्ट ऊपर से प्रेसिडेंट ध्यान दे रहा होता है शेड्यूल 5 एंड 6 के अंतर्गत, है ना। इसलिए गवर्नर को यहाँ पे एज अ मेंबर इंक्लूड किया गया है। ओके, इसके अलावा 3 मेंबर्स ऐसे भी होते हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट, हमने क्या बोला, प्रेसिडेंट कर रहा होता है ना नॉर्थ ईस्ट के लिए काम। प्रेसिडेंट का ही तो ये एजेंट है गवर्नर, जो कर रहा होता है नॉर्थ ईस्ट के लिए काम। आसाम का गवर्नर का स्पेसिफिक रोल अपन ने देखा, प्रेसिडेंट का रोल विथ रिस्पेक्ट टू मेघालय त्रिपुरा अपन ने देखा था, है ना। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, इसलिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा 3 और मेंबर्स को टू दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तब इसका कंपोजिशन पूरा होगा। गवर्नर होंगे सारे स्टेट्स के, सीएम होंगे सारे स्टेट के, और प्रेसिडेंट ने 3 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए होंगे वो होंगे, तब जाके दिस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का कंपोजिशन पूरा होता है। ओके, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, that is all from my side for this chapter. I now throw this platform open to all your queries. किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए।